हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिटी कंप्यूटर्स रायपुर से लाइव। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस जारी है, उसी पर आज एक कदम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो क्लास है वो गुप्त एम्पायर चल ही रहा है, ठीक है। उसका पार्ट 3 लेके आए हैं, ठीक है। देखिए, आज जो है थोड़ा बहुत जो डिस्टर्ब होगा, एक दो दिन डिस्टर्ब कहने का मतलब है साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, या जो है सामने शादी हो रहा है तो थोड़ा साउंड का जो है मैनेज कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्योंकि म्यूजिक डीजे वगैरह का थोड़ा बहुत साउंड, बैकग्राउंड साउंड आएगा। और कोशिश करूंगा कि प्रॉपर आपको साउंड जो है सुनाई दे, क्योंकि उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। चलिए, तो गुप्ता एम्पायर जो है पार्ट 3 हम बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य की परिचय देख चुके हैं। दो क्लासेस में हमने क्या क्या देखे, तो परिचय, जानकारी के स्रोत क्या क्या है गुप्त एम्पायर के, फिर इनकी जाति या कुल या वंश के बारे में हमने बात की थी। विभिन्न नाम देखे थे गुप्त साम्राज्य को, और कौन कौन नाम से पुकारा जाता है। प्रमुख शासकों के बारे में अगर बात की जाए तो श्रीगुप्त के बारे में पढ़ चुके हैं, घटोत्कच के बारे में पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त अभी जारी है, और समुद्रगुप्त का, ठीक है, क्या क्या चीजें हम देख चुके हैं। तो वो है उनके परिचय, समुद्रगुप्त के बारे में उनके परिचय देखे थे, जानकारी के स्रोत देखे थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, एरन अफ्रीक, दो जानकारी के स्रोत मिलते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, और यहाँ पर उनके विजय गाथाओं का वर्णन किया गया है। दोनों में, प्रयाग प्रशस्ति और एरन अभिलेख में, उनके विजय को क्या किया गया है, गाथा किए गए, विजय गाथा देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात की जाए तो हम क्या देखे थे, उपाधियां देख चुके हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त की कौन कौन सी उपाधि थी उसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर मुद्राएं देखे थे, किस प्रकार से मुद्रा, वीणा बजाते हुए मुद्रा, ठीक है, धनुर्धारी टाइप की मुद्रा, बहुत सारे जो है मुद्रा के प्रकार हमने देखे थे। चलिए, अब बात करेंगे इनके विजय गाथा की, विजय अभियान, ठीक है। विजय अभियान या विजय गाथा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चल ही रहा है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त में हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की, या समुद्रगुप्त का विजय अभियान, ठीक है, विजय अभियान। आप जानते हैं गुप्त वंशों का सबसे जो पराक्रमी शासक, जो महान शासक हुए, उनमें से एक है, क्या है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त, ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके विजय को देख के, ठीक है, क्योंकि ये लगभग सभी क्षेत्र को लगभग ये क्या किए थे, तो जीत लिए थे, ठीक है। सभी क्षेत्र को ये क्या किए थे, जीत लिए थे, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, विजय गाथा, तो विजय गाथा में एक हम बात करेंगे इसकी, और जो है, तो सबसे पहले विजय गाथा में इनकी परिचय देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या वो देखने को। फिर दक्षिण भारत का विजय, और एक जो है उत्तर भारत का विजय। तो उत्तर भारत का विजय, उत्तर भारत का विजय अभियान, विजय अभियान, ठीक है।
उत्तर भारत का विजय अभियान, जिसको उत्तरापथ कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दक्षिण भारत का विजय अभियान देखेंगे, क्या है? दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का विजय अभियान। दक्षिण भारत का विजय अभियान, ठीक है। इन बातों पर हम चर्चा करें। चलिए, यहीं पर हम बात कर लेते हैं इनकी परिचय के बारे में। तो जानकारी, इनके विजय अभियान की जानकारी के स्रोत, जानकारी का स्रोत क्या है भाई साहब? ये आप जानते हैं। एक तो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, और दूसरा है एरन अभिलेख। क्या है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख एवं प्रयाग प्रशस्ति जो है, इनकी जानकारी देती है। इनके विजय अभियान को क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, याद रखिए। दिग्विजय, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान को, समुद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के विजय अभियान, दिग्विजय करते हैं। दिग्विजय कहा गया है, कहा गया है, ठीक है। ये याद रखिए। क्या कहा गया भाई साहब? दिग्विजय के नाम से जाना जाता है। किसको? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान को क्या कहते हैं? दिग्विजय, ठीक है। और दिग्विजय का कहने का मतलब है, ठीक है, सभी, ठीक है, सभी जो है दुनिया से, संसार, धरती का क्या कहलाता है? विजेता कहलाता है, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान का उद्देश्य क्या माना है? इनका उद्देश्य था कि धरती को, ठीक है, पूरे पृथ्वी को एक सूत्र में बांधना। पृथ्वी या धरती को एक सूत्र में बांधना। एक सूत्र में बांधना मतलब बांधना, कहने का मतलब है सभी जितने भी वंश है, छोटे मोटे वंश है, उनको हम क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। जीत कर एक, ठीक है, स्थान पर मिला देंगे, ठीक है। तो पृथ्वी या धरती को एक सूत्र में क्या करना है? बांधना ही क्या कहता है? इनका उद्देश्य था, इसलिए इसको धरणी बंध भी कहते थे, ठीक है। इन इसे उपाधि देखे थे ना, धरणी बंध। धरणी बंध, तो धरणी बंध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मूल्य उद्देश्य है कि धरती की पृथ्वी को, ठीक है, एक सूत्र में बांधना। क्यों? विजय अभियान का ये मूल्य उद्देश्य है कि सभी साम्राज्य को हम क्या कर सकें? जीत कर उसमें एक में हम मिला लें, और ये इनका उद्देश्य था। तो समुद्र की गुप्त के विजय अभियान की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। वहीं प्रयाग प्रशस्ति में दिग्विजय कहा गया है इस उनके विजय अभियान को, ठीक है। दिग्विजय के नाम से जाना जाता है प्रयाग प्रशस्ति। और इनका मूल उद्देश्य है, इस विजय अभियान का मूल उद्देश्य है कि जितने भी जो है छोटे मोटे राज्य है, जितने भी छोटे मोटे वंश है, सबको जीत कर, ठीक है, एक सूत्र में बांधना। पृथ्वी को जीतकर, धरती को जीतकर एक सूत्र में बांधना क्या कहलाता है? इनका उद्देश्य करना है। चलिए, उत्तर भारत का विजय, हम बात करेंगे उत्तर भारत का विजय, ठीक है। उत्तर भारत का विजय अभियान,
या कह सकते हैं दिग्विजय, उत्तर भारत का विजय अभियान। चलिए, उत्तर भारत के विजय अभियान के अंतर्गत अगर बात करें तो उत्तर भारत को दो चरणों में बांधते हैं, ठीक है। दो चरणों में देखते हैं, एक कहलाता है क्या, प्रथम चरण, प्रथम चरण, और दूसरा है द्वितीय चरण। क्या है, द्वितीय चरण। दो चरण में इन्होंने क्या किया था, अभियान किए थे, ठीक है। प्रथम चरण में उन्होंने, ठीक है, उत्तर भारत कहने का मतलब है उत्तरापथ, ठीक है। क्या है, उत्तरापथ। उन्होंने उत्तर भारत में उत्तरापथ में एक तो प्रथम चरण में उन्होंने क्या किया है, आर्यभट्ट का विजय प्राप्त किए हैं, आर्यभट्ट विजय प्राप्त किया है, विजय अभियान। और आर्यभट्ट विजय अभियान के अंतर्गत इन्होंने 3 राज्यों को जीता था, 3 राज्यों को क्या किया था, जीता था। वहीं पर द्वितीय चरण की बात करें, ठीक है, तो ये आठवीं राज्य कहलाया, आठवीं राज्य, आठवीं राज्य अभियान। और आठवीं राज्य अभियान में इन्होंने 6 राज्यों को जीत हासिल की, 6 राज्यों को क्या किया था, जीता था, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए उत्तरापथ में, ठीक है, उत्तरापथ अभियान में 9 राज्य जीते थे, 6 9 राज्य का अभियान, ठीक है। जो कि 2 चरणों में आपको देखने को मिलती है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। जहां पर आर्यभट्ट विजय अभियान प्रथम चरण को कहा जाता है, द्वितीय चरण को आठवीं राज्य विजय कहा जाता है उत्तर भारत। यहीं पर जो है 3 राज्यों को जीता था, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने 6 राज्यों पर फतह हासिल की थी, 6 राज्य जीते थे, ठीक है। 3 राज्यों के नाम तो देखने को मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। एक जो है आपके अच्युत, अच्युत जो कि आपके क्या है, यूपी के आसपास देखने को मिलता है, वो राज्य को जीते थे। नागसेन, नागसेन, ठीक है, जो एमपी के आसपास है। और थर्ड जो गणपति नाग वंश, गणपति नाग, और गणपति नाग ये भी क्या है, यूपी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 3 ऐसे राज्य यूपी, एमपी और जो है यूपी के 2 और एमपी के 3 राज्यों के नाम सामने आता है, ठीक है, जो किसके अंतर्गत है, आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए, चलिए इसमें देखेंगे कुछ, इसके अंतर्गत 6 राज्यों में एक है आपका रुद्रदेव नाम का व्यक्ति, रुद्र देव, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे मत्तिल, ठीक है, जरूरी तो नहीं लेकिन लिख सकते हैं, इसलिए मैं, एक है नागदत्त, नागदत्त, ठीक है।
चंद्रवर्मा, चंद्रवर्मा, नंदी, नंदी, छठा है बलवर्मा, बलवर्मा। ऐसे जो है लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे शासकों को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि याद रखना, रखिए, नहीं रखना मत रखिए। ठीक है, 3 राज्यों पर फतह इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, ये आर्यवर्त के थे। ठीक है, एक आठवीं राज्य कहलाया, जो 6 राज्यों को इन्होंने क्या किया था, और जीता था। ठीक है, चलिए ये याद रखिए। तो उत्तर भारत विजय अभियान, जिसको दिग्विजय भी कहा जाता है, 9 राज्यों पर इन्होंने फतह हासिल की थी। 9 राज्यों को इन्होंने क्या किया था, जीता था। क्लियर है बातें? ठीक है, तो वो 9 राज्य कि जो शासक के नाम है वो आपके सामने है। ठीक है, 3 राज्य इधर और 6 6 3 9। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दक्षिण भारत की विजय अभियान। दक्षिण भारत के विजय अभियान। चलिए इनको भी क्या कहा जाता है भाई, दिग्विजय कहा गया है, जाहिर से इसको भी लिख लेते हैं, दिग्विजय। दक्षिण भारत के विजय अभियान। चलिए एक है इतिहासकार जो है राम चौधरी, राम चौधरी इतिहासकार। ठीक है, एक है, क्या है, इतिहासकार इतिहासकार राम चौधरी के अनुसार। ठीक है, राम चौधरी इतिहासकार जो राम चौधरी है वो क्या कहे कि जो दक्षिण भारत के विजय को धर्म विजय का नाम दिया है। ठीक है, दक्षिण भारत के विजय को, दक्षिण भारत के विजय को क्या दिया है भाई साहब, क्या नाम दिया है, दक्षिण भारत के विजय को धर्म विजय नाम दिया है, धर्म विजय नाम दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है, राम चौधरी। ठीक है, एक इतिहासकार राम चौधरी ने दक्षिण भारत विजय को धर्म विजय नाम दिया है। ठीक है, चलिए ये याद रखिए। पहली बात है, इन्होंने दक्षिण भारत के कुल 12 राज्यों पर इन्होंने क्या किया, विजय पाई थी। ठीक है, दक्षिण भारत के कुल 12 राज्यों पर विजय हासिल किया था, विजय पाया था, या विजय हासिल कर लिया था, याद रखिए। कुछ यहाँ पर अगर देखें तो एक है आपके कौशल। ठीक है, क्या है, कौशल, महाकांतर, कुशल, महाकांता, कोराल, पृष्ठपुर, एक है कोट्टूर। ठीक है, एक है एरंडपल, एरंडपल। 7वें नंबर पर बात करें तो उन्होंने कांची को भी क्या किया था, जीता था। ठीक है, और मुक्त वेंगी कांची, और मुक्त वेंगी, क्या है, वेंगी है,
कांची, पालव्य, पालव्य, देवराष्ट्र, देवराष्ट्र और कुस्थल को स्थलपुर, को स्थलपुर। ठीक है, चलिए। तो दक्षिण भारत के वो 12 राज्य, ठीक है, जिन पर इन्होंने विजय हासिल कर लिया था, विजय पा लिया था। ठीक है, कौशल और महाकांतर। ठीक है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में आप कौशल, ठीक है, छत्तीसगढ़ जब पढ़े थे तो छत्तीसगढ़ को हम क्या किस नाम से संबोधित करते थे, किस नाम से जानते थे? ठीक है, कौशल के नाम से जानते हैं लोग। दक्षिण भारत जो है, दक्षिण का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण का क्षेत्र कांतर या महाकांतर कहा जाता है, अलग अलग काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अभियान के तहत, ठीक है, दक्षिण भारत के अभियान के तहत वो कहां पर भी आए थे, कहां पर आए थे भाई साहब? वो छत्तीसगढ़ की भी यात्रा इन्होंने की थी। और छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं, ठीक है, जब वाकटक वंश थे, नल वंश थे, ठीक है, महेंद्र और जो है एक महेंद्र नाम था और एक व्यागराज, और व्यागराज को हराकर उन्होंने व्याघ्र की उपाधि धारण की थी, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और, संपूर्ण इनकी जो विजय गाथा है उनको हम 5 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ, चलिए एक चीज और, पहले मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, ये जितने राज्य हैं, देखिए ये जितने राज्य हैं, जितने 12 राज्य, तो दक्षिण भारत के राज्य, एक चीज और बता दूं, दक्षिण भारत को के राज्य को उन्होंने ते हालांकि जीत हासिल की थी, इन्होंने समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने जीत हासिल की थी, लेकिन वो कभी भी इन राज्यों को, कभी भी इन राज्यों को गुप्त साम्राज्य में नहीं मिलाया। ठीक है, और इस नीति को क्या कहा जाता है? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ठीक है, एक नीति है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ठीक है, ग्रहण, ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में चल देखते हैं। मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत, नीति के तहत दक्षिण भारत विजयी राज्यों को कभी भी, कभी भी क्या है, कभी भी गुप्त वंश में शामिल नहीं किया, ये याद रखिए, गुप्त वंश में शामिल नहीं किया, नहीं किया। मैंने क्या कहा? ठीक है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ठीक है, ये क्या नीति है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके तहत दक्षिण विजय राज्यों को, ठीक है, जीत के बाद दक्षिण विजय राज्यों को कभी भी गुप्त वंश में शामिल नहीं किया। चलिए, तो हम बात करते हैं, क्या है, एक नाम सामने आया है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। चलिए, कहा गया है कि ग्रहण का मतलब क्या है? ठीक है, ग्रहण का मतलब होता है कि जीत लेना। इन्हें कहा गया है कि जीतना या जीत लेना क्या कहलाया है? ग्रहण। मोक्ष का मतलब है उसे मुक्त कर देना। ठीक, उस राज्य को क्या करना? मुक्त करना। ठीक है, और अनुग्रह कर मतलब है दया करके क्या करना है? दया करके उनकी राजपाट लौटा देना। दया कर राजपाट लौटा देना। ठीक है,
तो 3 वर्ड है यहाँ ग्रहण, जिसका अर्थ होता है कि जीत लेना उस राज्य को, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष जिसका मतलब है मुक्त करना, अनुग्रह कहने का मतलब है दया कर राजपाट लौटा देना, ठीक है। तो ऐसी नीति जिसके अंतर्गत, ठीक है, जो जीते हुए राज्य है, दक्षिण भारत के जीते हुए राज्य है, ठीक है, दक्षिण भारत के जीते हुए राज्य को गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं किया। दक्षिण भारत के जीते हुए राज्य को, जीते हुए राज्य को गुप्त वंश में शामिल नहीं किया, या गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, सम्मिलित नहीं किया। ठीक है, अब भाई सम्मिलित नहीं करेगा तो ऐसा थोड़ी है जीत लिए तो उसको छोड़ देंगे, जाने देंगे। चलिए, मैंने क्या कहा, दक्षिण भारत के जीते हुए जो राज्य थे वो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत, ठीक है, इनको साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, ठीक है। तो जब ये जीतना क्यों चाहते थे, जब ये शामिल ही नहीं करना चाहते तो जीतना क्यों चाहते थे, ठीक है, ये भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं। अगर ये शामिल नहीं किया तो भाई जीत कर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, आप ऐसा करिए, आप अपना राजपाट, अपना राज्य रखिए, मुझे, ठीक है, मेरे लिए काम कर दीजिए। क्या काम करिए, ठीक है। उन्होंने, ठीक है, क्या मांगे थी इनकी, मांगे या शर्तें बोल सकते हैं, या समझौता, मांगे शर्तें या समझौता, मांगे तो नहीं बोल सकते क्योंकि मांग नहीं रहे हैं, ठीक है, इनकी शर्त थी, इनकी शर्त थी, ठीक है। और ये शर्त है कि आप क्या करेंगे, ठीक है, पहली बातें कि आप क्या करेंगे, समय समय पर, हर समय, समय समय मतलब टैक्स या कर जो है रेगुलरली पे करेंगे, ठीक है, रेगुलरली क्या करेंगे, पे करें, ठीक है। कर या टैक्स जो है आप रेगुलरली क्या करें, पे करिए, ठीक है। हम आपके राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये किसने कहा था, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने, मैंने क्या कहा, दक्षिण भारत विजय अभियान कर लिए थे, जीत लिए थे, भाई साहब ने जीत लिए, छोड़ दिए, ठीक है, ग्रहण मोक्ष नीति के, ठीक है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इन्होंने छोड़ दिया, और कहा गया कि ठीक है आपके राज्य को हम वापस लौटा देते हैं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको रेगुलरली टैक्स पे करना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात है, ठीक है, समय समय पर, समय समय पर, ठीक है, सैन्य, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सैन्य सहायता देनी पड़ेगी, सहायता देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है भाई साहब, समय समय पर सैन्य सहायता मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, देनी पड़ेगी। इसका मतलब है अगर कोई राज्य हम पर हमला कर देता है, ठीक है, अगर हम किसी अभियान के तहत कहीं बाहर जा रहे हैं, सेना की कमी पड़ गई तो किससे मांगेंगे, अरे भाई साहब आपको हराया है तो आपसे ही मांगेंगे ना, आप हार गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी शर्तें हैं, जब कभी जो है सेना की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तब हमें क्या करेंगे, समय समय पर हमें सैन्य सहायता देंगे, और इस प्रकार से हम आपको आपके राज्य लौटा देंगे। ये किसने कहा था, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने विजय अभियान के तहत यही बातें की थी, यही शर्तें रखी थी कि आप टैक्स पे करेंगे रेगुलरली, और समय समय पर सैन्य सहायता देंगे, ठीक है, और इसके तहत आपके राज्य को आपको लौटा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा एक चीज है कि ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी थी, ठीक है, ये लौटाने का कारण क्या था,
ये पहली बात कर लेते हैं। देखिए, सबका अलग अलग तर्क है, सबका अलग अलग जो चीजें हैं, ठीक है। राज्य लौटाने का कारण, राज्य वापस करने का कारण, वापस करने का कारण अगर जाने, या गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित न करने का कारण, मतलब एक ही है। गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित न करने के कारण, गुप्त साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में जीते हुए राज्यों को सम्मिलित सम्मिलित न करने का कारण, न करने का कारण, ठीक है। ये कारण क्या है भाई साहब, कि राज्य वापस करने का कारण, या फिर हम बोल सकते हैं इसको गुप्त साम्राज्य में जीते हुए राज्यों को सम्मिलित न करने के कारण क्या है। ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इनको छोड़ दे, जिसकी वजह से ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनानी पड़ी। तो कई इतिहासकार कहते हैं, कई इतिहासकारों का मानना है कि ये जो स्थान है, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है जो जीते हैं वो स्थान है, वो मगध के क्षेत्र से क्या थे, बहुत दूर है। ठीक है, उत्तर भारत की तुलना में मगध का जो है ठीक है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र उत्तर भारत से दूर था, उत्तर भारत से क्या था, दूर था। ठीक है, इतना दूर था कि कोई आदमी राजपाट संभाल रहे हैं, ठीक है, कोई राजपाट संभाल रहा है या नहीं संभाल रहा है, वो मैं क्या मगध से देखते फिरूंगा। ऊपर से उत्तर भारत को जीत लिए थे, ठीक है। तो किस किस स्थान को वो देखे, ठीक है, किस किस पर भरोसा करे। अगर किसी सामंत के रूप में अगर मैं दक्षिण भारत में बैठा दूं किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है वो अलग वंश का निर्माण कर ले, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, वो किसी और छोटे मोटे राज्य मिलकर हम पर युद्ध कर दें, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे, ऐसे नहीं चाहते थे कि ऐसे कोई व्यक्ति को मैं बैठाऊं दक्षिण भारत में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर था। ठीक है, अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि ऑफिस या कुछ जो है ब्रांचेस बहुत दूर होते हैं, तो उसको कोई जो है अगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कभी होता है। ठीक है, तो दूर ना हो, ठीक है, इसी कारण वो राज्य को वो शामिल नहीं किया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कई इतिहासकार करके गए, ठीक है, कि शामिल न करने का कारण बताया है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर वो दक्षिण भारत अभियान कर, ठीक है, करने वाले हैं, ये तो उनको पता है, ठीक है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि दक्षिण भारत अभियान करने वाले हैं, ये समुद्रगुप्त को पता है, और करने के बावजूद भी, ठीक है, अगर वो जीत जाते हैं तो उन राज्य को मैं सम्मिलित नहीं करूंगा, ये भी उनको पता है। तो अभियान के पहले ये पता होने के बावजूद भी उन्होंने अभियान क्यों किया कि मैं उस राज्य को सम्मिलित नहीं करूंगा। अरे भाई, एक शासक का, एक राजा का क्या जो है रहता है, ठीक है, क्या जो है दायित्व रहता है, ठीक है, एक शासक का क्या कर्तव्य रहता है। एक तो पहली बात है जो है जनता की उनकी मांगों पूरी करना, ठीक है, जनता, ठीक है, क्या चाहती है ये देखना, ठीक, जनता खुशहाल रहे ये देखना, ठीक है। दूसरी बात ये कि अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। बहुत सारे अभी मौर्य काल में देखे, बहुत सारे ऐसे शासक आए, ठीक है, जहाँ पर मगध में देखे, मगध, ठीक है, प्रारंभिक जब मगध देखे तो वो किसी ने जो है, ठीक है, अंग को जीत के लिए मगध में जो है मिला लिया, वज्जी संघ को जीतकर मगध में मिला लिया, कौशल अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। तो राज्य का विस्तार करना चाहते, कोई भी शासक, कोई भी राजा यही चाहता है कि वो राज्य का विस्तार करे। लेकिन ये तो कुछ अलग ही कर रहे हैं, ये जीत लिए, जीत के छोड़ दिए। तो इनका कारण क्या बताया गया है कि ऐसे ये जानते थे कि मैं अगर जीतूंगा तो दक्षिण भारत विजय करूंगा, तो ये जीतूंगा, और जीतने के बाद भी इनको छोड़ दूंगा। तो इनका कारण क्या बताया, इनका कारण बताया कि वो अपनी महत्वाकांक्षी को बताना चाहते, ठीक है, वो दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं क्या हूं, मैं सबसे बड़ा योद्धा हूं, मैं सबसे बड़े महानतम शासक है, ठीक है, वो दुनिया को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो वह,
ठीक है, दोनों तीनों चीजें समझिए। पहली बात तो दक्षिण भारत विजय, ठीक है, ये किए, ठीक है, इन्होंने सम्मिलित नहीं किया और सम्मिलित न करने का कारण भी बताया कि दूर थे, ठीक है, और दूर होने के बावजूद भी इन्होंने आक्रमण क्यों किया, युद्ध किए, इनका कारण ये बताया कि ये महत्वाकांक्षी थे, ठीक है, ये महत्वाकांक्षी थे, दुनिया को अपनी ताकत बताना चाहते हैं, दुनिया को अपनी ताकत का, ठीक है, लोहा मनवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा शासक हूँ, मैं जो शासक, ठीक है, तो यही कारण है, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, कंफ्यूज हो जाएगा इतने सारे जो है बातें सुनकर, ठीक है, कंफ्यूज ना होइए, सिंपल और सीधी जो है तरीके हैं, ठीक है, तो दक्षिण भारत विजय अभियान किए, ठीक है, जीतिए, जीतने के बाद राज्य को सम्मिलित नहीं किए और सम्मिलित नहीं करने का कारण क्या बताया गया है कई इतिहासकारों ने, ये उत्तर भारत से दूर था, ठीक है, मगध से पाटलिपुत्र से दूर था, इसलिए वो सम्मिलित नहीं किए, ठीक है, जब सम्मिलित करना नहीं चाहते थे तो ये अभियान क्यों किए, तो अभियान इसलिए किए क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो अपनी ताकत, ठीक है, सभी, ठीक है, के सामने पेश करना चाहते थे, वो अपनी महानता सभी के सामने दिखा पूरी दुनिया पर, ठीक है, उनका लोहा वो मनवाना चाहते, अपनी ताकतों का लोहा मनवाना चाहते थे, इसलिए वो क्या किए, विजय कर किए, बस इतनी सी बातें, सिंपल, ठीक है। चल इसी को मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा ही, चले इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, ये नोट्स जो बनेगा उसको मजा भी आना चाहिए, ठीक है, आपको लगना चाहिए। तो पहली बातें, जीते हुए राज्यों को गुप्त साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में शामिल न करने का कारण क्या है, शामिल न करने का कारण, न करने का कारण, ठीक है, तो कारण इतिहासकारों का मानना है, ठीक है, कारण क्या है, इतिहासकारों इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत से, ठीक है, दूर थी या दूर था, ठीक है, दक्षिण भारत जो है उत्तर भारत से दूर था, इसी कारण ये कारण बताया, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बातें, जब जब ये गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं करना चाहते तो, ठीक है, अभियान क्यों की, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जब इसको क्वेश्चन के रूप में अगर लिखें, ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, तो जब समुद्रगुप्त जानते थे कि जीतने के बाद जीते हुए राज्य को जीते हुए राज्य को सम्मिलित नहीं करेंगे, जीते हुए राज्य को गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, फिर भी
फिर भी उन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया। फिर भी उन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया अभियान किया। ठीक है। कोई भी अगर आप जो है कोई भी अगर किसी चीज का एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो इन्होंने भी बनाए होंगे। इन्होंने, ठीक है। तो इनका जो आंसर है, ठीक है, इनका जो आंसर है ये कहना चाहते हैं कि पहली बातें ये महत्वाकांक्षी थी। ठीक, महत्वाकांक्षी थी। महत्वाकांक्षी का मतलब, ठीक है, हर वो चीज करना चाहता है, ठीक है, जो जो ठीक है उनको अच्छे लगे। ठीक है, हर वो चीज पर फतह पाना चाहता है। ठीक है, और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। चाहते थे। इसी कारण इन्होंने क्या किया। चलिए ठीक है, बातें क्लियर है। एक और देख लीजिए, इनके अभियान को कई इतिहासकारों ने इनके अभियान को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभियान को, ठीक है, संपूर्ण विजय अभियान को 5 भागों में क्या किया है, बांटा गया है। चलिए, इसको मुझे पहले ही बताना था। समुद्रगुप्त के, ठीक है, अभियान को 5 भागों में 5 भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। ठीक है। चलिए, एक भाग, ठीक है, गंगा और जो है यमुना दोआब का क्षेत्र, ठीक है, ये जो आप जानते हैं गौमुख से ये गंगा, ये ठीक है, और ये और यमुना, फिर इधर से सोन नदी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही गंगा दोआब का जो क्षेत्र है, क्या से क्षेत्र है, गंगा दोआब क्षेत्र। तो ये अगर देखें तो इस गंगा दोआब क्षेत्र, दोआब जो क्षेत्र है, ठीक है, चलिए, पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र है, जैसे कि आपकी जो है ये वाला क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर नेपाल, आपके जो है असम, बंगाल, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो पूर्वी हिमालय के क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, जहाँ पर जो है नेपाल, असम आदि देखने को मिलता है। नेपाल,
असम, ठीक है, बंगाल आदि का क्षेत्र है। चलिए, आर्टिविक राज्य जो विंध्य पर्वत के आसपास है, ठीक है, विंध्य पर्वत आसपास, इसको क्या अगर आर्टिविक राज्य है, ठीक है, यूपी के आसपास, इसके नीचे, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, आर्टिविक राज्य, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, जिसको कहते हैं आर्टिविक राज्य, आर्टिविक राज्य, ठीक है, ये विजय अभियान, ये फर्स्ट बोल सकते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड। चलिए, शक और कुषाणों के जो है स्थान है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ। आर्टिविक राज्य, विंध्य जो विंध्य पर्वत के आसपास जो है वो क्या कहलाते हैं, आर्टिविक राज्य। अब देखिए, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान का एरिया है, क्या है, ये अफगानिस्तान है, और ये क्या है, पाकिस्तान है। इसी के क्षेत्र में जो है शक और कुषाणों का वर्चस्व था, ठीक है, आप देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, इसी के समय जो है क्या थे, शक और कुषाण थे, क्या है, शक एवं कुषाण, ठीक है, तो शक और कुषाण राज्य जो अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, शक और कुषाणों की बात अभी करेंगे, किसके समय, समुद्रगुप्त, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, समुद्रगुप्त चल रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए, और दक्षिण भारत का जो स्थान है, ठीक है, दक्षिण भारत के स्थान जहाँ पर कृष्णा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, और जहाँ पर ये क्या है, ये कृष्णा नदी के आसपास क्षेत्र, और ये जो दक्षिण भारत का भी, ठीक है, दक्षिण भारत क्षेत्र, ठीक है। चलिए, हो गया भाई, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, तो 5 भागों में ये हम बांट सकते हैं, देख सकते हैं, इसको अगर मैं फर्स्ट बोलूं तो ये सेकंड है, इसको अगर मैं थर्ड बोलूं, ठीक है, इसको फोर्थ बोलूं, किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको बोलो फिफ्थ, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के अभियान को 5 भागों में बांट के देखा जा सकता है, ठीक है, और ये सभी दोनों मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं उत्तर और दक्षिण अभियान, ठीक है। इस इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, ये है, चलिए, तो ये विजय विजय अभियान वगैरह सब हो गया, ठीक है। चलिए, आगे बढ़े भाई, इनकी कहानी हो जाती है यहाँ पर पूरी, ठीक है, पूरी तरह से हम देख लिए। आगे बढ़े, मैं थोड़ा चार्ज में लगा देता हूँ सिस्टम को, फिर आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की तरफ नजर डालेंगे, क्योंकि इसके बाद कौन आने वाले हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय,
चलिए ठीक है, आगे बढ़ें, आगे की बातें करें। चलिए नेक्स्ट जो शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अभी तो बाकी है भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त स्कंद। ठीक है, तो 2 क्लास तो जाएगा ही, आज का और कल का। ये शासकों में 2 क्लास चला जाएगा, आज और कल। ठीक है, चलिए बातें करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, जिनका समय था 380, कहीं कहीं बुकों में 375 भी लिखा है। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में, ठीक है, 375 भी लिखा है, ये भी मैं बता दूं। 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड, ठीक है, तो 380 टू 412 ईस्वी। ठीक है, चलिए तो पहले जान लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या बातें करेंगे। ठीक है, सेम जैसे अन्य शासकों की तरह इनकी भी क्या क्या बातें हैं, ठीक है, क्या क्या कहानी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब की परिचय देखेंगे। ठीक है, परिचय जान लेंगे क्या क्या है इनके बारे में। दूसरे बारे में इसी समय हम बात करेंगे रामगुप्त के बारे में। मैं रामगुप्त के बारे में अलग से नहीं बात करूंगा। ठीक है, रामगुप्त के बारे में यही हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे लिंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत आखिरकार इनको, ठीक है, इनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से मिलती है। इनकी कुछ उपाधियां देख लेंगे। ठीक है, उपाधियां देख लेंगे, जहाँ विक्रमादित्य शकारी ऐसे बातें इनको प्राप्त हुए थे और खुद भी लिए थे। ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे। वैवाहिक संबंध अपनाए थे भाई साहब ने। ठीक है, वैवाहिक संबंध बहुत अच्छी तरीके से निभाए थे। ठीक है, अपने पुत्र का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह, खुद का विवाह। ठीक है, सोचिए। चलिए इनकी मुद्राओं पर भी चर्चा करेंगे, मुद्राएं जो है क्या क्या है वो देखेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, चंद्रगुप्त सेकंड का नवरत्न। ठीक है, क्या है? नवरत्न। नवरत्नों की चर्चा करेंगे, 9 ऐसे। ठीक है, रत्न कौन कौन से? ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड का जो है, और समुद्रगुप्त, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड शासक के तौर पे, शासक में आप देखेंगे तो 2 शासक, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त, इसके पहले देखिए, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है। ठीक है, ठीक है, यहीं पर हम देख लेते हैं, इसकी परिचय जान लेते हैं क्या क्या है। तो पहली बातें इनके बारे में ये है कि चंद्रगुप्त का जो शासन है, ठीक है, चंद्रगुप्त का शासन है, इस गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा गया है, गुप्त वंश का क्लासिकल युग कहा गया है। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं चंद्रगुप्त। चलिए पहले इसको, जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, लेकिन इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इनके जो है पिता कौन है ये आप जानते हैं, कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या है, इनके पिता है। और माता कौन है? माता श्री इनकी जो है दत्त देवी। दत्त देवी इनकी माता श्री है। तीसरी बात है, ठीक है, इनका जो शासन काल, ठीक है, इनका जो शासन काल, चलिए किस समय राज्यभिषेक, राज्यभिषेक, ठीक है, राज्यभिषेक कब हुआ था भाई साहब? राज्यभिषेक जो है कहा जाता है, कहीं लिखा है 375 ईस्वी, ठीक है, कहीं लिखा है 380 ईस्वी। ठीक है, चलिए तो मैं पहले ही बोला था, ठीक है, इसकी राजधानी, ये राजधानियां बनाए थे भाई साहब ने। ठीक है, पहले तो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र तो थी ही, और बाद में उज्जैनी को उन्होंने क्या किया है, राजधानी बनाया था। देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, ये सिर्फ परिचय ही इनकी बातें हैं। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त के समय को, ठीक है, इनके एक थे बड़े भाई, बड़े भाई, उसको भी हम चर्चा करेंगे। और बड़े भाई का नाम था रामगुप्त। ठीक है, यहाँ मैं रामगुप्त लिखा हूँ, तो बड़े भाई कौन है भाई साहब? रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, बड़े भाई रामगुप्त के बारे में भी बात करेंगे। एक चीज और कि मैंने कहा था कि चंद्रगुप्त सेकेंड का जो है शासन काल, शासन काल या शासन अवधि प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा गया है। क्लासिकल युग कहा गया है, कहा गया है या कहते हैं। ठीक है, कहा गया है या कहते हैं, तो जो भी कहते हैं लिख दो तो शॉर्ट हो जाएगा, कहते हैं। ठीक है, और इनका कारण क्या है भाई? क्योंकि इस समय, ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा? कि इस समय मैंने कहा विज्ञान, ज्योतिष, ठीक है, गणित, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र का विकास हुआ। आदि के क्षेत्र का क्या हुआ था? क्षेत्र का विकास हुआ था, विकास देखने को मिला था। ठीक है, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों को विकास देखने को मिला। इसलिए इस समय को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग या क्लासिकल युग की संज्ञा देते हैं। ये काल कौन सा है? ये था चंद्रगुप्त सेकंड का काल, चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय का समय को कहा गया है। ठीक है, तो ये परिचय है, ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल सी परिचय है किनके बारे में, किनके बारे में भाई साहब? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ठीक है, तो पिता समुद्रगुप्त, माता दत्त देवी, बड़े भाई रामगुप्त, राज्यभिषेक 375, कहीं कहीं बुकों में लिखा है, कहीं कहीं बुकों में 380 लिखा है, इसलिए मैंने 380 टू 412 लिख दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में 380 लिखा है, ठीक है, और अन्य बुकों में 375 लिखा है। इसको भी लिख देता हूँ, ये है एनसीईआरटी का, ठीक है, और अन्य बुक में, अन्य बुक, अन्य बुक में 375 ईस्वी है। ठीक है, ये भी जो है मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
बातें क्लियर है भाई? आगे बढ़े, आगे चले। ठीक है, तो ये परिचय हो गया, परिचय समझ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, राम गुप्त की कुछ कहानी हम देखेंगे, राम गुप्त की बातें करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राम की अलग से बातें नहीं करेंगे, इसी समय में है और राम गुप्त के बीच में जो है बात करूंगा, क्योंकि ठीक है ज्यादा कुछ खास नहीं किए भाई साहब ने। ठीक है, समुद्रगुप्त। चलिए, ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बने थे वो कुछ समय के लिए रामगुप्त देखने को मिला था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बने थे वो कुछ समय के लिए रामगुप्त बना था। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, रामगुप्त शासक बना था। रामगुप्त शासक बना था। और शासक क्यों बना भाई? क्योंकि आप जानते हैं, एक तो समुद्र गुप्त की बातें करें। ठीक है, समुद्र गुप्त की बातें करें तो समुद्र गुप्त के क्या थे? ठीक है, समुद्र गुप्त के दो पुत्र थे। ठीक है, क्या थे भाई साहब? समुद्र गुप्त के क्या थे? दो पुत्र थे, ये आप जानते हैं। ठीक है, और एक पुत्र जिसका नाम था क्या? रामगुप्त। ठीक है, क्या है? रामगुप्त। और दूसरा पुत्र जिसका नाम था क्या? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। जहां पर रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था, कहने का मतलब है ये है बड़ा पुत्र था, और वहीं पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा पुत्र था। ठीक है, समझिएगा। तो शासन की बागडोर, ठीक है, हमेशा से यही चलते आ रहे कि कुछ ज्येष्ठ पुत्र है। ठीक है, कोई ज्येष्ठ पुत्र है, मतलब बड़ा पुत्र। ठीक है, ये क्या था इसका? ज्येष्ठ पुत्र। तो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, तो जाहिर सी बात है गद्दी उसी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए। गुप्त शासक का सबसे कमजोर और अयोग्य शासक। ठीक है, याद रखिए, रामगुप्त जो है गुप्त वंश का, गुप्त वंश का, ठीक है, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर एवं अयोग्य शासक, शासक था। ठीक है, फिर भी से इनको गद्दी मिली क्योंकि ये बड़ा पुत्र था, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, और जिसकी जानकारी, ठीक है, जिनकी जो है, चलिए नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहली बात है मैं बोलूँ, इसी को दोहरा देता हूँ। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का सबसे कमजोर एवं अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात, और इसकी जो जानकारी है, जानकारी का जो स्रोत है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से मिलती है भाई साहब? जानकारी का स्रोत विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्त में। ठीक है, किसे?
विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से, पहली बातें, ठीक है। संज्ञान और जो है अभिलेख, संज्ञान अभिलेख से जानकारी मिलती है। जानकारी मिलते हैं गुणभद्र के साहित्य से, गुणभद्र के साहित्य से, ठीक है। इससे क्या मिलती है, इनके राजा होने की जानकारी मिलती है, ठीक है। रामगुप्त की जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक इतिहासकार है जो राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी। और राखल दास बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, इन रामगुप्त के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। सबसे प्रथम रामगुप्त के बारे में जानकारी देने वाले, सबसे प्रथम जिन्होंने रामगुप्त की जानकारी दी, रामगुप्त की जानकारी दी, ठीक है। कहा जाता है कि इतिहासकार में, ठीक है, ये राखल दास बनर्जी ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने सबसे पहले रामगुप्त की क्या थी, जानकारी दी थी, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है भाई साहब। तो इतने सारे, तो भाई विवाह क्यों ना करे, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था, ध्रुव देवी नामक एक, ठीक है, स्त्री से ही होगा भाई, किससे होगा, ध्रुव देवी से इनका विवाह हुआ था, ध्रुव देवी से, ठीक है। और विवाह के बाद कहा जाता है, ठीक है, विवाह उपरांत, ठीक है, इस समय इस समय या इनके शासन काल में, विवाह उपरांत इनके शासन काल में, इनके शासन काल में, ठीक है, भारत पर शकों का आक्रमण हो जाता है, ठीक है। भारत पर, ठीक है, क्या है, शकों का आक्रमण हो जाता है, शकों का आक्रमण हो जाता है। चलिए, sorry, ठीक है। अगर हम बात करें शक की बातें, थोड़ा चलते हैं अच्छी से, जो है कहानी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपको तो ये सब मजा आएगा, जाहिर सी बात है। इधर आपको देखने को मिलेगा, इसको पहले मैं बना ही देता हूँ। चलिए, इस तरफ है आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र, ठीक है। ये है आपका पाकिस्तान का क्षेत्र और ये अफगानिस्तान के क्षेत्र, ठीक है। चलिए, चलिए, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तो पहली बात तो ये जो मगध और जो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में तो चल रहा है क्या, गुप्त वंश है, ठीक है। क्या है, गुप्त शासक, गुप्त वंश। और गुप्त वंश में उस समय जो शासक था, उस समय तो राम गुप्त ही थे भाई साहब, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ रहे थे। ये जो स्थान है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्षेत्र, इस स्थान पर, ठीक है, इसी स्थान पर आपकी कौन देखने को मिलता है, शक शासक, ठीक है। क्या है, शक शासक, ठीक
ठीक है। इस तरफ कुषाण वगैरह इधर भी है, ठीक है, हम ये बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या होता है कि इनके विवाह हुआ था भाई साहब की, ठीक है, और विवाह हुआ था किससे, ठीक है, ध्रुव देवी से, ठीक है, किससे हुआ था, ध्रुव देवी से। अब ये होता क्या है, शक का, ठीक है, शक राजाओं का यहाँ पर आक्रमण देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आक्रमण देखने को मिलता है, शक राजाओं का आक्रमण कहाँ पर होता है भाई साहब, गुप्त वंश, समझिएगा, ठीक है, शक राजा का आक्रमण किस पर, गुप्त वंश। तो शक राजाओं ने क्या किया था, ठीक है, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ ताकि ये भी स्पेस मुझे मिले। गुप्त वंश, और गुप्त वंश में है रामगुप्त, ठीक है। चलिए, ये है राम, तो ये है रामगुप्त, और रामगुप्त, ठीक है, और रामगुप्त की जो, इनकी जो पत्नी थी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था, पहले बात कर लेते हैं रामगुप्त, ठीक है, शक शासकों ने, ठीक है, याद रखिए, शक शासकों ने रामगुप्त को क्या किया था, बंदी बना लिया था, ठीक है, गुप्त वंश पर हमला करके शक शासकों ने रामगुप्त को बंदी बनाया, ठीक है, याद रखिए, शक शासकों ने, ठीक है, भारत पर आक्रमण कर, भारत पर आक्रमण कर रामगुप्त को बंदी बना लिया, क्या किया, बंदी बनाया, ठीक है, और बना के ले गए भाई साहब को, चलो भाई साहब चलिए, फिर आपकी कोई मर्जी नहीं, ठीक है। अब कहा जाता है, कहा जाता है कि, ठीक है, इस रामगुप्त को, ठीक है, रामगुप्त छोड़ने का शर्त, रामगुप्त को, ठीक है, हम तभी छोड़ेंगे, छोड़ने का शर्त सुनिएगा, दंग रह जाएंगे भाई साहब, ठीक है, रामगुप्त को, ठीक है, शक शासकों ने कहा, इनके छोटे भाई ऑलरेडी थे, ठीक है, इनके छोटे भाई, ठीक है, चंद्रगुप्त जो है ये ऑलरेडी थे, ठीक है, समझिएगा बातों को, चंद्रगुप्त सेकेंड छोटे भाई थे, ये ऑलरेडी थे, तो कहा, ठीक है, राज्य और इनके छोटे भाई उनके परिवार वालों को बोला कि भाई साहब हम रामगुप्त को क्या करेंगे, तभी छोड़ेंगे, ठीक है, तभी छोड़ेंगे, एक छोड़ने का शर्त है कि रामगुप्त की जो पत्नी है, रामगुप्त की जो पत्नी है, और पत्नी का नाम है, ठीक है, ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, इस ध्रुव देवी को सौंप दे, सौंप दे, किसने कहा, शक राजा ने, सोच सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं आप, इन्होंने कहा कि हम रामगुप्त को तभी छोड़ेंगे, रामगुप्त को, ठीक है, हम तभी रिहा करेंगे जब उनकी पत्नी ध्रुव देवी को, वो है शक राजा को सौंप दे। और उत्तर सुनिएगा, उत्तर सुनिएगा, रामगुप्त ये चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, रामगुप्त ने इस पर हामी भर दी, याद रखिए, रामगुप्त ने, रामगुप्त ने, ठीक है, इस बात पर हामी भरी, ठीक है, इस बात पर क्या है, हामी भरी, हामी भरी कहने का मतलब है ये बात को मान लिए भाई साहब, रामगुप्त बात को मान लेते हैं, कहते हैं कि लो, मैं पत्नियां तो बहुत सारी पत्नियां ला लूंगा, मेरी जान जो है, ठीक है, मेरी जान जो है राज्य के लिए है, मैं अपनी जान निछावर नहीं करूंगा, ठीक है। तो सोच सकते हैं, इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में, इसलिए कहा
कि रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे कमजोर शासक और अयोग्य शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे, ठीक है, इनके स्टार्टिंग में ही ये बात पता चल जाती है, क्योंकि इनकी विवाह हुआ था, ठीक है, विवाह होने के बाद, ठीक है, अपनी पत्नी से दो चार बातें ढंग से नहीं किए भाई साहब ने, ठीक है, उनको उठा के ले गए, और इनके बावजूद भी ये कहते हैं कि मेरी पत्नी को ले लीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बौखलाए उनके देवर जी, ठीक है, देवर जी, ठीक है। और देवर जी कौन है भाई साहब? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड बहुत ही ज्यादा बौखला जाते हैं कि ये क्या है, मेरी भाभी को आपने जो है क्या समझा है, वो सौंपने की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त का, ठीक है, शकों पर आक्रमण, शकु पर क्या किया जाता है? आक्रमण। और शकु पर इन्होंने आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। और शकु पर इन्होंने आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली, इसी कारण से इनको एक उपाधि से नवाजा गया है, जिसको कहा जाता है शकारी। किस उपाधि से नवाजा जाता है भाई साहब? शकारी। शकारी मतलब शकु को पराजित करने वाले, शकु को हराने वाले, शकु पर विजेता प्राप्त करने वाले के कारण इनको चंद्रगुप्त सेकंड को शकारी कहा जाता है। इन्होंने शकों को परास्त किया, इन्होंने कुषाणों को और जो है क्या किया, परास्त किया, ठीक है। शकों को परास्त करने के कारण इनको शकारी कहा गया, ठीक है। और ये परास्त कर दिए, आक्रमण करके विजय प्राप्त के लिए परास्त कर लिए, अपनी भाभी को, अपने भाई को वापस ला लिए घर। लेकिन एक बार उन्होंने सोचा कि ऐसे मेरे जो बड़े भैया है, ऐसे जो रामगुप्त है, ये इतने कमजोर शासक है, ये राज्य को क्या संभाल पाएंगे? जब अपनी पत्नी को वो खुद सौंपने की जिद अड़े थे, ठीक है, अपनी पत्नी को वो सौंप जो है देने वाले थे, ठीक है, तो ये क्या राज्य को अपनाएगा? और इसी पर आप देखते हैं कि इसी चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था, अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी, और रामगुप्त की हत्या कर अपनी भाभी ध्रुव देवी से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। समझ गए मेरी बातें? ठीक है, चलिए, मैंने कहा बाद में, मस्त अल्लाह की पूजा पाठ किया घर में, लेकिन घर में इनकी हत्या कर दी बाद में, ठीक है, बाद में, ठीक है, रामगुप्त की हत्या कर, रामगुप्त की हत्या कर, ठीक है, अपनी भाभी से शादी कर लिया, शादी कर लिया। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनकी जो जो रामगुप्त की पत्नी थी, ठीक है, और वो किसकी पत्नी हो गई? अब वो चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी हो गए, ठीक है। और उन्होंने, ठीक है, नाग वंशों से भी रिश्ता जोड़ा, और कुबेर नागा से भी इन्होंने क्या है, शादी करी। इनकी दो पत्नी थी, ठीक है, इनकी दो पत्नी थी चंद्रगुप्त की। एक तो खुद अपनी भाभी को पत्नी बनाया था, ठीक है, और दूसरी, ठीक है, कुबेर नागा, नाग वंश के राजकुमारी कुबेर नागा से भी इनका विवाह हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन में तो पूछेगा नहीं भाई साहब किसकी पत्नी को ये ऐसा वैसा, कुछ जो आपको जानकारी दे दें रामगुप्त के बारे में, इसलिए इतनी चर्चा नहीं होती है। और खासकर जो है कई टीचर्स जो है रामगुप्त के बारे में स्किप कर देते हैं, बताते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी कहानी में कुछ दम नहीं है और नहीं आने वाले ज्यादातर, ठीक है। ये इसलिए थोड़ा है कि मोड़ ले आता है चंद्रगुप्त की जिंदगी में, क्योंकि चंद्रगुप्त तभी शासक बनते हैं जब इनकी हत्या हो जाती है, जबकि इनकी हत्या, ठीक है, रामगुप्त की हत्या ये खुद करते हैं, और खुद करके अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए, और शकु को देखिए, एक चीज और लिखते, शकु को उन्होंने क्या पराजित किया और इसी समय, ठीक है, शकु को पराजित करने के बाद इन्होंने क्या है, उपाधि धारण की थी। और उपाधि जानते हैं, जानते हैं भाई साहब, शकारी, मैंने कहा क्या है, शकारी नामक उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। क्या उपाधि धारण की थी? शकारी। चलिए, ये चीज भी आप याद रखिए। खैर मैं उपाधि के समय बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो चंद्रगुप्त सेकंड स्टार्ट नहीं हुआ भाई साहब। चंद्रगुप्त सेकंड का सिर्फ हम क्या देखे हैं, परिचय देखे, तभी तो फुल फॉर्म में चल रहा है आपका रामगुप्त,
अभी चंद्रगुप्त सेकंड का परिचय देखे हैं, फिर रामगुप्त की कहानी बीच में मैंने लाया क्योंकि रामगुप्त बीच में ही मैं, ठीक है, बता दिया। फालतू जो है फिर से इसका अलग से मैं बताऊं, इससे अच्छा है इसी समय रामगुप्त के बारे में हम पढ़, चलिए अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है बातें, ठीक है, ठीक है। तो सोच सकते हैं ऐसे ऐसे लोग होते हैं भाई, ऐसे ऐसे शासक होते हैं अपने, ठीक है। कई ऐसे जो है शासक हुए हैं जो अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, ठीक है, जौहर भी खा लिए हैं, ठीक है। मेवाड़ की महारानी, ठीक है, क्या महारानी, मेवाड़ की राजकुमारी, पद्मावती, नाम सुने ना, पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखेंगे, ठीक है। दूसरे के हाथ न लगे इसलिए उन्होंने, ठीक है, जौहर कर लिया था। चलिए, तो है कुछ, ठीक है, ऐसे कमजोर शासक आते हैं, ठीक है। वंशवाद इसलिए कहा जाता है, कमजोर शासक के हाथों में कोई वंश अगर चला जाए तो पूरी तरह से बिखर जाता है, पूरी तरह से, ठीक है, आसित उनका खत्म हो जाता है। ये तो शुक्र है कि चंद्रगुप्त जो सेकेंड है, ठीक है, वो महान शासक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड एक महान शासक थे जो ऐसे कारनामे होने से ये बचा, नहीं तो ऐसा नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है। चलिए जैसा भी है कहानी, तो कहानी में यही बातें हैं, ठीक है, यही सब चीजें हैं। सबको को पराजित किया और पराजित करने के बाद शाकाहारी धारण किए, उपाधि, बाद में रामगुप्त की हत्या कर दिया और हत्या करके अपनी भाभी से, ध्रुव देवी से शादी कर लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े भाई साहब, समय हो चुका है, ठीक है। और इतनी सारी जो है बातें आप दिमाग में, आज के लिए इतना ही रखिए दिमाग में, ठीक है। कल की बातें जो करेंगे, ठीक है, वो हम, ठीक है, प्रॉपर अब चंद्रगुप्त सेकंड चलेगा, ठीक है। तो एक दिन तो प्रॉपर वही लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, ठीक है, जानकारी के स्रोत हैं, उपाधियां हैं, वैवाहिक संबंध भी हैं, कुछ मुद्राएं की जानकारी है, नवरत्न की जानकारी है, नवरत्न के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर कुमार गुप्ता आएगा, स्कंद गुप्ता आएगा, बहुत जो है लंबा ये चैप्टर है, याद रखिए, बहुत लंबा जो है, ठीक है। तो बस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, चलिए, ठीक है। और अगर किसी को डाउट होता है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है इस चैनल पर, ठीक है, तो ध्यान रखिए ये लगातार जारी रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। और एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 9098099024, ठीक है। इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इन पर कॉल या व्हाट्सअप, एसएमएस जो भी है आप करना चाहते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत है तो कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, एनी टाइम, एनी वेयर, एनी टाइम, ठीक है, एनी वेयर, एनी टाइम, जब भी समय हो, ठीक है। 24/7, ठीक है, 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम जो होगी बातें वो किसकी होगी, चंद्रगुप्त सेकंड, एक महान, इसलिए महान शासक कहलाया, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, इसलिए महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे इनके युद्ध देखेंगे, बहुत सारी चर्चा, और इसी कारण इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, क्लासिकल युग की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, इस समय पर। चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड देखेंगे।